नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकसभा है क्या। तो लोकसभा संसद का ही एक अंग है। ठीक, अनुच्छेद 79 में ये वर्णित किया गया है कि संसद 3 अंगों से मिलकर बना होगा। 3 अंग कौन कौन सा होगा? तो पहला होगा राष्ट्रपति, दूसरा होगा लोकसभा, तीसरा होगा राज्यसभा। ठीक है, तो ये इन तीनों अंगों से मिलकर ही हमारा संसद बनता है। इसका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 79 में। वहीं अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उपबंध दिया गया है। ठीक है, लोकसभा कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा कहाँ दिया गया है? 80 में। 79 में क्या दिया है? संसद। ठीक है, तो जानते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को जनता की सभा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता की सभा। ठीक, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा निम्न सदन, उच्च सदन, इस शब्दों का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, 1954 में जनता की सभा का नाम परिवर्तित करके ही लोकसभा रखा गया। कब? 1954 में। ठीक है, ये एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन से तात्पर्य क्या है? इसे कभी भी विघटित किया जा सकता है। वहीं अगर राज्यसभा देखें तो वो स्थायी सदस्य होता है, वो कभी भी विघटित नहीं होता है। उसके सदस्य एक साथ अपने कार्य से मुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं लोकसभा की संरचना। लोकसभा संरचना में उसके सदस्य कितने होते हैं? 552। ठीक, 552, जिसमें से वर्तमान में अभी कितने हैं? 545 सदस्य हैं। ठीक, इसमें से 543 जो है वो निर्वाचित होते हैं। इसके साथ ही जो 2 हैं वो मनोनीत होते हैं। 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, 543 क्या बताए? निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। तो इस 543 में भी अलग अलग बटा हुआ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये कैसे बटा है? 524 क्या होगा? राज्यों से होगा, वहीं 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? वर्तमान में कितना सीट है अभी? 545, जिसमें से 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन। ठीक, जिसमें अगर उसको फिर से अगर क्लासीफाई करें तो 524 राज्यों से और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ठीक, ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान वर्तमान में नहीं है, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सीटों का निर्धारण कैसे होता है? तो सीटों का निर्धारण होता है जनसंख्या के आधार पर, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। ऐसा नहीं कि ये इस राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ लोकसभा की सीटें ज़्यादा होंगी, नहीं। यहाँ जनसंख्या के आधार पर सीटों को बांटा गया है। ठीक है, वहीं इसमें अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST दोनों को सीटों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, किसको किसको? SC और ST को। किसके तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक, तो देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला योग्यता तो यही होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ये न्यूनतम आयु है, अधिकतम कितना भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। ठीक है, और इसके साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद से क्या तात्पर्य है? कि वो किसी भी सरकारी नौकरी या फिर और ऐसे किसी भी कार्य में नहीं होना चाहिए जिससे कि सरकार द्वारा उसे लाभ प्राप्त हो। ठीक है, और चौथा है वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये 4 योग्यताएं हो गई कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह दिवालिया या पागल ना हो। ठीक है, तो इसमें चुनाव कैसे होता है? तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।
लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। इस प्रतिनिधि को हम लोग सांसद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर होता है और पहले खंबा चुने की पद्धति, मतलब कि जो ज़्यादा वोट पाएगा वही जीतेगा, ऐसा है। ठीक है, इसके साथ ही आगे देखते हैं कि इसमें इसका चुनाव कौन करवाता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसको कौन आयोजित करवाता है, तो इसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, और इसमें शपथ, मतलब लोकसभा के सदस्यों का शपथ को मतलब कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा या फिर प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में पहले शपथ दिलाया जाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि वो लोकसभा के बाकी सदस्यों को शपथ दिलाए। ठीक, इसका कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो ये कार्यकाल इसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक, जनरली ऐसा मानते तो है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये जब तक बहुमत है तभी तक उनका सरकार रहेगा, तभी तक लोकसभा रहेगी, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक है, और यदि मान लिया जाए कि देश में आपातकाल लगा है तो आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा केवल एक बार हुआ है 1976 में। ठीक, बाकी फिर अभी तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक, और इसका विघटन कैसा होता है, तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। ठीक है, या फिर 5 वर्ष के बाद स्वतः ही विघटित हो सकता है। ठीक है, लोकसभा में कैसे सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में 3 टाइप के सदस्य। सबसे पहले तो उसका स्पीकर होगा, मतलब उसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, फिर डिप्टी स्पीकर होगा यानी उपाध्यक्ष होगा और उसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो लोकसभा के पदाधिकारी क्या होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मतलब अपने सदस्यों के बीच से ही किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और अध्यक्ष का जो शपथ होता है वो अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। किसकी शपथ लेता है, तो वो एक सांसद के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष का पद मुक्ति कैसा होगा, तो या तो वो त्यागपत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मैं क्या बोल रही हूँ, जैसी प्रक्रिया। तो महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। और इसमें गणपूर्ति क्या है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग ही इसका गणपूर्ति है। गणपूर्ति मतलब जैसे कि हमें कोई बैठक बुलानी है तो उसमें एक न्यूनतम सदस्यों की संख्या आवश्यक होती है, जैसे कि 552 इसका कुल संख्या है। हालांकि अभी इतने सीट में निर्वाचित सदस्य नहीं है, लेकिन इसका 1/10 भाग मान लेते हैं हम लोग, 55 सदस्य। तो इतने लोग की उपस्थिति आवश्यक होगी, तभी किसी बैठक को हम स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे इसके प्रश्नों को देखते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो मैंने बताया था कि 552 इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, तो ये 5वीं लोकसभा का। मैंने बताया था कि अगर आपातकाल लगा हो देश में तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था 71 से 75 तक होना था, तो 76 तक होना था, लेकिन इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, इसमें बोला कि जिसे 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक, तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधान के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के भीतर वह राज्य के विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या होगा, लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। इसके लिए अगर वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ उसकी स्थान रिक्ति हो जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ठीक, लोकसभा में मंत्रिमंडल ये सब बनते हैं ना, तो अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अगर उसके विरुद्ध प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, सभी को उनका
सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी की अयोग्यता कौन निश्चित करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा निश्चित किया जाता है निर्वाचन आयोग की सम्मति से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की सम्मति से राष्ट्रपति अभ्यर्थी की योग्यताएं निश्चित करता है कि उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक, वो लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल है कि नहीं। ठीक है। 6वां प्रश्न है, संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लिखित है? ठीक, तो संसद में 2 सदन होंगे, प्रथम सदन लोकसभा होगी, द्वितीय सदन राज्यसभा होगी, उपर्युक्त सभी। तो संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लिखित है? तो केवल ये उल्लिखित है कि संसद में 2 सदन होंगे। इसमें ये नहीं बताया गया है कि प्रथम सदन कौन सा होगा, द्वितीय सदन कौन सा होगा। ठीक है, बस ये बताया गया है कि 2 सदन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, किसी विषय में राज्यसभा लोकसभा के समान या अधिक शक्तिशाली है? ठीक, नए राज्य के निर्माण में, नई अखिल भारतीय सेवा के संगठन में, राज्य सूची के विषय, किसी विषय के राष्ट्रीय महत्व को घोषित करने में, राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने में, उपराष्ट्रपति के पदच्युत प्रस्ताव को प्रारंभ करने में, राष्ट्रपति के पदच्युत प्रस्ताव को प्रारंभ करने में, संवैधानिक संशोधन में। तो इसमें अगर नई अखिल भारतीय सेवा के संगठन में राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती है, इसके साथ ही राज्यसभा में उपसभापति को पदच्युत करने में, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पदच्युत प्रस्ताव को प्रारंभ करने, ये तीनों आना चाहिए था। उत्तर इसका विलोपित है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को विघटित कर सकता है या उसको भंग कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? वर्ष 1979, 1997, 2003। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय संसद को अधिकार है तो एक कर में कमी या समाप्त करने की, इसका अधिकार किसको है? भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा ये दोनों सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कैसे? तो लोकसभा व राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, शेष का अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब इन दोनों के जो सदस्यों का चुनाव है वो जनता स्वयं मतदान करके उनको चुनती है, जबकि राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव में जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, जबकि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो महाराष्ट्र का होगा, इसमें इसकी सीटों की संख्या बताइए। महाराष्ट्र का है 48। ठीक, वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या कितने हैं? 11, ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का है 25। इसके साथ ही 42 का है पश्चिम बंगाल और 39 है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न, लोकसभा में कौन सी एक समिति सदन में प्रक्रिया से संबंधित मामलों और कार्य संचालन पर विचार करती है? तो ये नियम समिति है। ठीक है, कौन सी समिति है? तो नियम समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 105 निर्धारित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम सामान्य निर्वाचन किस वर्ष संपन्न हुआ है? तो सबसे पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला, जिसमें कुल 489 सीटों पर चुनाव हुए। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन 23 मई 1952 को शुरू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, संसद का निर्माण होता है, तो
तो संसद का निर्माण मैंने बताया था कि संसद के तीन अंगों से मिलकर बना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। कहाँ इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। वे तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष निम्न में से कौन सा है? तो ये 2026 तक नहीं बदलेगी। कब तक नहीं बदलेगी? 2026 तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 445 कर दी? 545 कर दी। तो ये 31वें संविधान संशोधन में इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना किसके आधार पर है? मैंने बताया था कि इसकी सीटों का निर्धारण जनगणना के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है, ना कि उसके क्षेत्रफल के आधार पर। तो कौन सी जनगणना को इसका आधार वर्ष मानते हैं? तो 1971 को मानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं आगे, निम्न में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि और किस किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 23वां प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक, लेकिन संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। मतलब अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही नहीं है, मनोनयन का प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो आंग्ल भारतीय बताया था, लेकिन अब ये समाप्त हो चुका है। ठीक, किस संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है? तो 7वां और 31वां। 7वां और 31वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कार्यकाल पूर्ण होने के पहले किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक, तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है अगर पूछा जाए तो किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, 27वां प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितने बार बैठक बुलाई जा सकती है? तो 2 बार। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की बैठक दूसरी सत्र की बैठक के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2 बार। ठीक, आगे देखते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो मैंने बताया था कि 1/10 इसका कोरम संख्या होता है। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की कोरम पूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या की 1/10 भाग होना आवश्यक है। 29वां प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो सभी के द्वारा इसकी बैठक को समाप्त की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल पहला दिया है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि आपातकाल अगर
घोषित हो जाता है देश में तो लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। कितना भेजता है? तो 80। वहीं पश्चिम बंगाल की सीट की संख्या कितनी है? 42। बिहार का 40, मध्य प्रदेश का 29। ठीक है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि धन विधेयक कहाँ सबसे पहले प्रस्तावित किया जाता है? तो लोकसभा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो 70 लाख रुपए है। मतलब चुनाव में कुछ खर्च व्यय करते हैं तो इसकी सीमा भी निर्धारित है। ठीक है, तो लोकसभा में सामान्य क्षेत्रों में 95 लाख खर्च कर सकते हैं, कुछ राज्य एवं संघीय क्षेत्रों में 75 लाख, वहीं विधानसभा में 40 लाख और 28 लाख। ये कब से निर्धारित है? तो 6 जनवरी 2022 से है। ठीक है, 35वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है। तो सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी सरकार ने पुनः 5 वर्ष कर दिया। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, लोकसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य बताना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, तो ये तो गलत है। मैंने बताया था न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, गलत। इसमें केवल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, अब वर्तमान में इसका प्रावधान ही नहीं। ये 12 वाला राज्यसभा वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। ठीक, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। और अगर वही व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। ठीक, सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। किस तिथि से लोकसभा की अवधि की गणना होती है? तो प्रथम सम्मेलन की तिथि से। कहाँ से? प्रथम सम्मेलन की तिथि से। ठीक, सही क्या है? संविधान के अनुसार लोकसभा में बजट प्रस्तावित किया जाता है, लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तावित किया जाता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों गलत, तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान में बजट जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। वहाँ किसका प्रयोग हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, अनुच्छेद 112 में। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है। तो फर्स्ट, तो इसमें बोला सही क्या है? तो पहला और तीसरा इसमें सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 3 सत्र बोला है। हमने क्या पढ़ा था कि 1 वर्ष में संसद के 2 सत्र होने आवश्यक हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, तो पात्र नहीं होता है बोलते, ये दोनों पात्र होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी। ठीक, आगे है, किन परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद को पद त्याग करना नहीं पड़ता है? क्या बोल रहा है? पद त्याग करना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, धन विधेयक पारित कर दे, महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दे, सरकारी विधेयक पारित न करे, संशोधन विधेयक पारित न करे। ठीक है, तो कब पद त्याग नहीं करना पड़ता? जब महाभियोग प्रस्ताव पारित न करे और संविधान संशोधन विधेयक पारित न करे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर या धन विधेयक को पारित न करने पर उनको वो बहुमत खो देते हैं और उनको अपना पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है, 44वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से
लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ आरक्षित है, तो मध्य प्रदेश में है। कितनी, तो कुल सीटें कितनी है, तो 29 है, जिसमें से 6 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है। 45वां प्रश्न है, सही क्या है? लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर मत देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा को संचित निधि पर भारित व्यय पर बहस करने का अधिकार है। तो दोनों सही हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है बोल रहे हैं ना। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, ये सब किसके लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है? तो मणिपुर में आरक्षित है, जबकि केरल, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ एसटी के लिए सीटें आरक्षित नहीं हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।